हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट जरूर देखना चाहिए। मधु के इस तरह से घुल मिलकर मजाक करना। मोहित मधु की तरफ देखता है जो कि दरवाज़ा खोलकर भागने की फिराक में ही थी। ये देखकर मोहित बिस्तर से उठा और मधु जो कि दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने ही वाली थी कि मोहित ने उसका हाथ पकड़ा और फिर से कमरे के अंदर खींचा, जिससे मधु उसके हल्के से खींचने पर खींची चली आई और मोहित की मस्कुलर बॉडी से उसकी पीठ सट गई। मधु मोहित के इतने करीब होने का एहसास पाते ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था और मोहित उसका एक हाथ पीछे की तरफ करता है और उसे इसी पोजीशन में मधु को ड्रेसिंग टेबल की ओर ले जाने लगा। मोहित, मैंने तो सिर्फ हैप्पी होली। मोहित ने मधु को बीच में टोक दिया और मधु खामोश हो गई, लेकिन उसके दिल के जज्बात उसके काबू में नहीं थे। मोहित के इतने करीब होने से और मोहित मधु को मिरर के सामने लाकर खड़ा करता है। मधु ने अपनी नज़रें नीचे की हुई थी और यह देखकर मोहित ने उससे कहा, सामने की तरफ देखो मधु। मधु मोहित की बात सुनकर एक हुक्म की तरह अपनी नज़रें ऊपर कर सामने की तरफ देखती है। सामने मोहित का आकर्षक चेहरा था जो कि लाल रंग से पूरा रंगा हुआ था और यह देखकर मधु अपने ओठ अंदर की तरफ दबाने लगी। शायद वो अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो और मोहित उसके हर एक्सप्रेशन देख रहा था और उसने ये भी देख लिया था कि मधु अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। मोहित मधु को घूरने लगा और उसकी आंखों में शरारत झलकने लगी और वो थोड़ा झुककर मधु के कान के पास अपना चेहरा ले जाते हुए अपने शरारती आवाज़ में कहने लगा, हैप्पी होली इसे नहीं कहते मधु। मधु मोहित की सांसें अपने कान पर महसूस कर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मोहित अपना चेहरा बिल्कुल मधु के गाल के पास ले गया और बड़े ही प्यार से उसका गाल अपने गाल से टच करने लगा। यह एहसास पाते ही मधु थोड़ी आगे की तरफ होने लगी, लेकिन मोहित ने उसे पकड़े हुए था, इसलिए वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई और मोहित फिर इसी तरह उसके दूसरे गाल पर भी गुलाल लगाने लगा। उसके बाद एक झटके से मोहित मधु को अपनी तरफ पलटता है और उसकी कमर पकड़ अपना चेहरा उसके नेक तक ले गया। मधु का दिल मानो उसके काबू में नहीं था और मधु को लगने लगा कि मोहित उसकी नेक पर किस करने वाला है, जबकि मोहित ने अपना चेहरा उसके नेक पर रगड़ा, जिससे मधु को गुदगुदी होने लगी और हंसते हुए मोहित के कंधे पकड़ उसे दूर करने लगी। मोहित, प्लीज़ मत करिए। मधु की आवाज़ में मदहोशी थी जो कि मोहित को बेकाबू करने के लिए काफ़ी थी और वह अपने आप पर से होश खोने लगा और उसकी नेक को हल्के से चूम लिया, जिससे मधु का रोंग रोंग सहर उठा और उसके प्यार का एहसास पनपने लगा। मोहित मधु को अपने आप को रोकते ना देख आगे बढ़ने लगा और उसके हाथ जो कि मधु की पीठ पर थे वो उसकी पीठ पर फिरने लगे थे, जिससे मधु मोहित के और करीब हो गई। यह एहसास मधु को बेकाबू कर रहा था और तड़पा भी रहा था और उसके हाथ मोहित की चेस्ट पर थे जो कि मोहित की शर्ट को कसते चले जा रहे थे और मोहित मधु के ओठों तक आकर रुक गया और अपनी सांसें उसकी सांसों में घुलने लगा। आगे बढ़कर उसके ओठों को चूमने ही वाला था कि उसे एक तेज आवाज़ सुनाई दी जो कि मधु के नाम से उसकी माँ ने पुकारी थी। यह आवाज़ सुनकर मोहित और मधु एक झटके के साथ अलग हुए और मधु हड़बड़ी से मोहित की तरफ देखने लगी, मानो वो मोहित से पूछना चाहती हो कि मॉम क्यों मुझे बुला रही हैं, और मोहित उसके इशारे समझ रहा था और वो उसे कुछ बोलने ही वाला था कि फिर से रुक्मणी की तेज आवाज़ सुनाई देती है, मधु नीचे आओ। इस बार मधु और मोहित बिना देरी किए बाहर की तरफ बढ़ गए। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और दोनों सीढ़ियों तक आ गए। मोहित आगे चल रहा था तो मधु पीछे, और मधु को एक अजीब डर भी लगने लगा था कि हुआ क्या है, और वो जब सामने की तरफ देखती है तो वो अपने कदम वहीं रोक लेती है। मधु अपने कदम सामने की तरफ देखकर रोक लेती है। सामने रुक्मणी, हेमलता और पूरी फैमिली खड़ी थी। मधु वीर की माँ और रुक्मणी की गुस्से भरी नजरें देखकर थोड़ी सहम सी गई, क्योंकि उसे जो होने वाला था उसका थोड़ा आभास हो गया था। और मोहित जो कि नीचे उतर रहा था वो पीछे मुड़कर मधु की तरफ देखने लगा जो कि अपनी जगह पर स्थिर खड़ी हुई थी। और मोहित 2 कदम ऊपर की तरफ आया और मधु का हाथ पकड़कर अपने साथ नीचे ले आया। मधु तो मोहित के हाथ पकड़ने से अपने होश में आई
और मोहित के पीछे हो गई। मॉम क्या हुआ? मोहित अपनी माँ के सामने खड़े होकर सवाल करने लगा और रुक्मणी मधु की तरफ देखती है जो कि मोहित के पीछे खड़ी थी। और मोहित अपनी माँ को मधु की ओर देखता देख फिर से कहने लगा, मॉम क्या हुआ? आप मधु को इस तरह से क्यों देख रही हैं? रुक्मणी मोहित की तरफ देखकर कुछ कहने वाली थी कि हेमलता गुस्से में मधु की ओर आगे बढ़ती हुई कहने लगी, कहाँ है मेरा बेटा? तुमने उसके साथ इस बार क्या किया? बोलो। मधु हेमलता के चिल्लाने पर मोहित का हाथ कसकर पकड़ लेती है और उसके काफ़ी करीब खड़ी हो गई। और मोहित मधु को सहमी हुई देख उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इतने में हेमलता मधु का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मोहित ने एक झटके के साथ मधु को अपने पीछे किया और अपनी भवें सिकोड़ते हुए हेमलता की तरफ देखने लगा। अब क्यों छुपा रहे हो? इस लड़की को लाओ मेरे सामने। इससे पूछना है मुझे कि मेरे बेटे को कहाँ छुपाया है और इसने इस बार क्या किया है आखिर मेरे बेटे के साथ, वीर की माँ ने गुस्से में कहा। और मोहित उसकी बात का नॉर्मल जवाब देते हुए कहने लगा, कोई प्रूफ है कि आपके बेटे को मधु ने किडनैप किया है? हेमलता, इसमें प्रूफ की क्या ज़रूरत है? इस लड़के ने कल मेरे बेटे के साथ कितना गलत किया तो आज उससे भी बुरा किया होगा। अपनी बीवी से कहो कि मेरे वीर को मेरे सामने लाए, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मधु यह सुनकर उसके सामने आई और शांत भाव से कहने लगी, मैंने वीर के साथ इस बार कुछ नहीं किया और ना ही मैंने उसका किडनैप किया। इस बार रुक्मणी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहने लगी, मधु अगर तुमने वीर को कहीं छुपाया है तो तुम साफ साफ कह दो कि वो कहाँ है। मधु रुक्मणी की तरफ देखते हुए कहने लगी, मैं सच बोल रही हूँ मॉम, मैंने वीर को कहीं नहीं छुपाया। ये सब बातें कर रहे थे कि इतने में सिक्योरिटी गार्ड घर में आते हुए कहने लगा, सर बाहर पुलिस आई हुई है। मोहित गार्ड की तरफ देखने लगा और पुलिस का नाम सुन उसके भाव थोड़े नासमझी के थे। और इतने में हेमलता उस गार्ड से कहने लगी, हाँ वो वीर के पापा लेकर आए हैं, तुम पुलिस को अंदर भेजो, मुझे इस लड़की को अरेस्ट करवाना है। मधु का डर इस बार ज़्यादा बढ़ गया था और मोहित सिक्योरिटी गार्ड की तरफ एक नज़र देखता है और अपना सिर हाँ में हिलाता है। ये देखकर गार्ड वहाँ से चला गया और मधु मोहित से अपनी बात की सफाई देने लगी, मैंने वीर का किडनैप नहीं करवाया, आप मेरी बात का यकीन कीजिए, तुम्हें कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मोहित ने मधु को शांत करते हुए कहा। रुक्मणी ये सब देख रही थी और कैसे मोहित मधु का साथ दे रहा था यह देखकर उसके हाथों की मुट्ठियाँ भींचने लगी। रुक्मणी वीर की माँ से माफ़ी मांगती है। इस पर हेमलता कहती है, मुझे लगता है इस लड़के के साथ तुम सब मिले हो। हेमलता ने इतना कहा था कि मोहित गुस्से में आगे आया और अपने दांत भींचकर कहने लगा, अगर आपने इससे आगे कुछ बोलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेमलता मोहित की आंखों में उतरे हुए गुस्से को साफ साफ देख सकती थी, इसलिए वो इससे आगे बोलने की कोशिश नहीं करती। इतने में वीर के पापा पुलिस को घर में लेकर आए और मधु पर उंगली पॉइंट करते हुए कहने लगे, वही लड़की है जिसने मेरे बेटों को किडनैप किया है। एक पुलिस वाला हथकड़ी लेकर आगे बढ़ गया और मोहित उसकी ओर देखने लगा। वो पुलिस का अपने करीब आने का इंतजार कर रहा था और वो मधु को हथकड़ी पहनाने आगे बढ़ा था कि मोहित ने तेज और कर्कश आवाज़ में कहा, किस प्रूफ के सहारे यहाँ आए हो तुम? वो पुलिस वाला रुक गया और मोहित की तरफ देखने लगा और कहने लगा, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मोहित ये सुनकर मुस्कुराया और कहने लगा, राइट, तुम्हारे पास प्रूफ होगा इसलिए तुम यहाँ आए होंगे और मुझे वो प्रूफ एक बार चेक करना है, वरना मैं यहाँ से मधु को ले जाने नहीं दूंगा। इंस्पेक्टर ने वीर के पापा की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनका कहना है कि इस लड़की ने उनके बेटे की कल काफ़ी बुरी हालत कर दी थी, तो हो सकता है कि आज भी इस लड़की ने उसे किडनैप किया हो। तुम्हारे पास सबूत है कि कल उस लड़के की हालत मेरी बीवी ने ख़राब की थी और आज मेरी बीवी ने ही उसका किडनैप किया है। मोहित ने कर्कश आवाज़ में कहा। ये सुनकर पूरी फैमिली शॉक थी क्योंकि मोहित सबके सामने मधु को बचाने के लिए सबूत मांग रहा था, जबकि सबने कल वीर की बात अपने कानों से सुनी हुई थी। रुको, मैं सबूत देता हूँ, वीर के पापा ने कहा और होटल के मैनेजर को कॉल किया और उससे कुछ वीडियो मांगे जो कि वहाँ की रिकॉर्ड्स हुई थी। ये सुनकर मैनेजर ने वीर के पापा को साफ साफ इनकार कर दिया, जिसे वो चिल्लाने लगे, ये तुम क्या बोल रहे हो?
तुमने कल तो मुझसे कहा था कि मैं आपको सारी वीडियो दूंगा और आज बोल रहे हो कि नहीं है। और कौन सी? दरअसल बात ये थी कि मैनेजर ने ये बात मोहित को कह दी थी कि उसके पास ये वीडियो क्लिप मांगी है। मोहित ने मैनेजर से क्लिप देने के लिए इनकार कर दिया था। यही नहीं, सारे सबूत भी मिटा दिए गए थे। किसी के कहने पर तुम बिना सबूत के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। और उस वीडियो से उतरते हुए कहने लगा। पुलिस वाले वीर के पापा से बोले, सॉरी, हम इस लड़की को अरेस्ट नहीं कर सकते। इतना बोलकर वो सब यहाँ से जाने लगे। हेमलता और वीर के पापा काफ़ी कुछ सुनाकर वहाँ से चले गए। और जितना रुक्मणी ने सुना उतना ही उसका गुस्सा आग की तरह भड़क उठा और उसके गुस्से की सीमा सहन करने के बर्दाश्त के बाहर थी। अब क्या झूठ बोलना बाकी रह गया है? इस लड़की से पूछो कि इसने वीर को कहाँ छुपा रखा है। रुक्मणी ने मोहित की तरफ देखकर बोली और मधु आगे आने वाली थी कि मोहित ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया जिससे वो आगे नहीं आई। और मोहित कहने लगा, मॉम, आप जानती नहीं हैं कि वीर ने मधु के साथ क्या करने की कोशिश की। मोहित ने शांत स्वर में कहा, लेकिन रुक्मणी कुछ सुनने समझने के लिए तैयार नहीं थी और अपनी दुगनी आवाज़ तेज करते हुए गुस्से में कहने लगी, मुझे नहीं जानना कि इस लड़की के साथ वीर ने क्या किया। मैं बस इतना जानती हूँ, इसकी वजह से हमारे हाथ से काफ़ी बड़ी डील चली गई। और तो और, मेरी कोमल की शादी वीर से नहीं हुई। इस बार मधु अपने आप को रोक नहीं पाई और मोहित से अपना हाथ छुड़ाकर रुक्मणी के सामने आई और कहने लगी, मॉम, मैं जानती हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया गलत किया, लेकिन वो कोमल के लिए बिल्कुल सही नहीं था। कोमल वीर से प्यार नहीं करती थी और तो और वीर ठीक लड़का नहीं है, इसलिए मैंने उसका हाल बुरा किया था, लेकिन मैंने दूसरी बार उसका किडनैप नहीं किया। रुक्मणी को मधु का इस तरह से जवाब देना अच्छा तो नहीं लग रहा था और ना ही वो मधु की बात समझना चाहती थी, इसलिए वो बिना कुछ बोले गुस्से में वहाँ से जाने लगी। मोहित मधु की ओर आगे बढ़ा, लेकिन उसे एक काम करना था, इसलिए मधु को यहाँ छोड़कर वो अपना फ़ोन लेकर किसी को कॉल करता है। मुझे वीर की पूरी डिटेल्स चाहिए और उसके पापा की कंपनी कितनी प्रॉफिट कमा रही है वो भी। मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। करण अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा था। वो शर्टलेस था। उसके शरीर पर कपड़ों के नाम पर सिर्फ टॉवल लपेटा हुआ था और उसी बेड के दूसरे सिरे से कोई अपना सर ऊपर करते हुए उसे देखने की कोशिश कर रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि रोशनी थी। दरअसल रोशनी पहले तो वॉशरूम में पड़े बाथरूम में रंग डालकर आई थी और वो खुश भी थी कि करण उसे पहनकर बाहर आएगा तो वो रंग से भरा होगा, लेकिन करण तो बाथरूम पहनने के बजाय टॉवल लपेटकर बाहर आ गया था। रोशनी नीचे झुकी हुई अपने हाथ फर्श पर टेका लेती है और अकेली अकेली नाराज़गी जताते हुए कहने लगी, ये करण भी ना, क्या ज़रूरत थी टॉवल लपेटने की, बाथरूम पहनकर आ जाते तो पूरे रंगीन नहीं। रोशनी ने इतना ही कहा था कि करण ने उसके ऊपर लाल रंग का पानी उस पर डाल दिया। आउच आ करते हुई रोशनी लंबी लंबी सांसें लेते हुए खड़ी हो गई और करण की तरफ देखने लगी। करण, क्या ज़रूरत थी इतना ठंडा पानी डालने की? रोशनी ने गहरी सांसों के बीच में कहा और करण बाल्टी नीचे रखकर अपने हाथ बांधकर खड़ा हो गया और अपनी बाहें ऊपर करते हुए उसे सवालिया नज़रों से देखने लगा। और रोशनी अपनी जीभ को अपने ओठों के बीच लाती है क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी और वो अपनी सफाई देते हुए करण से कहने लगी, करण, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई। नहीं नहीं, मैं आपको ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाने आई थी। अच्छा, यहाँ छुपकर तुम मुझे बुलाने आई थी? करण ने फर्श की ओर इशारा किया और रोशनी करण के सवाल से उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था और उस खामोशी से सिलसा गया। और करण उसे खामोश देख मुस्कुराते हुए कहने लगा, बाय द वे हैप्पी होली। रोशनी जो कि अपनी नज़रें नीचे करी थी, वो करण की बात सुन उसे देखने लगी और करण आगे आया और बेड पर जो गुलाल की भरी थाली थी पूरी रोशनी के ऊपर डालते हुए कहने लगा, हैप्पी होली रोशनी। रोशनी करण के इस तरह से रंग डालने से इधर उधर होने लगी। करण, ये आप क्या कर रहे हैं? पागल हैं क्या आप? रोशनी, ये प्लान तुम्हारा था ना मुझ पर इस तरह से रंग डालने का? रोशनी ये सुनकर हड़बड़ा सी गई और अपनी नज़रें इधर उधर करते हुए कहने लगी, ना नहीं तो मैं आपको क्यों रंग डालना चाहूँगी? ये सुनकर करण रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। ओ, तो तुम्हारा ये प्लान नहीं था सच में? रोशनी अपने कदम पीछे लेते हुए
नहीं करण, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। सीरियसली रोशनी, सच्ची मेरे सामने हो और तुम बेझिझक झूठ बोल रही हो, करण ने कड़क आवाज़ में कहा। यह सुनकर रोशनी बात संभालते हुए कहने लगी, नहीं करण, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, मैं तो बस आपके साथ एक मजाक करना चाहती थी। बोलते वक्त रोशनी दीवार से सट गई थी और करण अपना एक हाथ दीवार के सहारे टिकाते हुए अपना चेहरा रोशनी के चेहरे के करीब ले जाते हुए कहने लगा, रोशनी, तुम मुझसे इतना डरोगी मैंने सोचा नहीं था। रोशनी न समझी में करण की तरफ देखने लगी और करण हंसने लगता है। रोशनी करण को इतना खिलखिलाते हंसते हुए देख उसे घूरने लगी और फिर अपने दिमाग में कुछ सोचकर आगे बढ़ी और अपने गाल से करण के गालों पर गुलाल लगाती है और करण रोशनी की इस हरकत पर उसकी हंसी कहीं गायब हो गई थी और वो काफ़ी करीब से रोशनी को निहारने लगा और उसमें कहीं खोने लगा और रोशनी करण को अपने दोनों हाथ से दूर ढकेलती है और हंसते हुए कहती है, हैप्पी होली करण। करण जल्दी में अपने होश में आया और उसके पीछे भागने लगा। रोशनी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे रंग लगाया। हाँ, क्योंकि आपने तो मुझ पर रंग और ठंडा पानी दोनों डाला था। रोशनी इधर उधर भागते हुए कहने लगी और करण उसके पीछे भाग रहा था कि रोशनी का पैर गीले फर्श पर आ गया जिससे वो फिसल गई और करण उसे गिरता देख बचाने के लिए आगे बढ़ा था कि उसका पैर भी फिसल गया और रोशनी जाकर बेड पर गिरी और उसके ऊपर करण गिर गया। रोशनी करण के अपने ऊपर गिरने से उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और उसकी नजरें करण से हट नहीं रही थी। करण की मस्कुलर बॉडी पर रोशनी के कपड़ों पर लगा हुआ गुलाल चिपक रहा था जिससे वो और अट्रैक्टिव लग रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर खोए हुए थे। करण जो कि उसके ऊपर गिरा हुआ था वो रोशनी में खोता चला जा रहा था और रोशनी तो पहले ही करण पर फिदा थी। करण धीरे धीरे आगे बढ़कर अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब लेता गया और वो उसके ओठों को टच अपने ओठों से करने वाला था कि इतने में करण के फ़ोन की रिंग बजने लगी जिससे रोशनी और करण अपने होश में आए और करण एक झटके के साथ रोशनी के ऊपर से उड़ गया और बिना रोशनी से अपनी नजरें मिलाए कहने लगा, सॉरी, मुझे अपना कॉल रिसीव करना है। करण इतना बोलकर अपना फ़ोन लेकर अपने कमरे से अटैच दूसरे रूम में चला गया और रोशनी अपने सीने पर हाथ रख तेजी से धड़कते दिल को काबू में करने की कोशिश करती है। क्या अभी हम दोनों की किस होते होते रह गई? ये मैं कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। कोमल अपने घर न जाकर विनीत के घर सीधा आ गई थी, वो भी मोहित की परमिशन लेकर, और मोहित ने उसे विनीत के घर जाने की इजाज़त दे दी। कोमल विनीत के लिए कॉफ़ी बनाकर लिविंग रूम में लाती है और उसके बगल में बैठते हुए कहने लगी, कॉफ़ी। विनीत जो कि लैपटॉप पर काम कर रहा था कोमल की तरफ देखता है और उसके हाथों से कॉफ़ी लेकर थैंक यू कहता है और अपने काम में बिजी हो गया और कोमल उसे घूरने लगी। विनीत, कल हमारी शादी हुई है और आज तुम काम लेकर बैठे हो जबकि हमें हमारे हनीमून मनाने का प्लान बनाना चाहिए, कोमल ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा और विनीत अपना काम जारी रखते हुए कहने लगा, सीरियसली तुम इतना सब सोच लेती हो, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है। कोमल, काफ़ी डेज से काफ़ी सारे काम पेंडिंग में हैं और वो मुझे क्लियर करने हैं। कोमल विनीत की बात सुनकर गुस्सा हो गई और लैपटॉप खींचते हुए बंद कर देती है और अपने पीछे करते हुए कहने लगी, नहीं, पहले हम हमारे हनीमून के बारे में सोचेंगे, उसके बाद तुम अपने काम के बारे में सोच लेना। कोमल, मुझे ज़रूरी काम है, प्लीज़ मेरा लैपटॉप मुझे दो। विनीत अपने हाथ आगे करता है और कोमल जिद करते हुए कहने लगी, विनीत प्लीज़, मैंने अपनी शादी को लेकर काफ़ी सारे सपने देखे थे कि शादी के बाद यहाँ जाऊँगी वहाँ, लेकिन तुम हो कि काम में बिजी रहते हो। विनीत जानता था कि कोमल उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है, फिर भी उसे अपने तरफ खींचते हुए कहने लगा, ठीक है, तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें कहाँ जाना है, हम वहाँ अगले हफ्ते जाएंगे। नहीं, हम 2-4 दिनों में जाएंगे, कोमल ने पैर पटकते हुए कहा, जिसे सुनकर विनीत मुस्कुराया और अपने हाथ जोड़कर कहने लगा, ठीक है कोमल, तुम जैसा चाहती हो वैसा होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक ये देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बेल आइकन प्रेस जरूर करना, जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।